हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मिसअंडरस्टूड कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है एंट्रोपी। यह एंट्रोपी एक ऐसी चीज है जो इस यूनिवर्स में जो भी चीज हो रहा है हमारे आसपास, हर चीज को एक्सप्लेन कर सकती है। ऐसी कोई भी घटना नहीं हो रही है आपके आसपास जिसको एंट्रोपी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चाहे वो मॉलिक्यूलर कोलिजन हो, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो, चाहे कोई भी फेनोमेना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर जगह एंट्रोपी रूल करता है और एंट्रोपी हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। मेरे हाथ में अगर मान लो कि एक मार्कर है, ये मार्कर अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसको भी एंट्रोपी एक्सप्लेन कर सकता है। वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करेगी, इसको भी एंट्रोपी एक्सप्लेन कर सकता है। हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इसको भी एंट्रोपी एक्सप्लेन करता है। ये यूनिवर्स धीरे धीरे फैल क्यों रही है, एक्सपैंड क्यों हो रही है, इसको भी एंट्रोपी एक्सप्लेन कर सकता है। अगर हम यहां पे एक अगरबत्ती जलाएं तो वो उसका जो सुगंध है वो पूरे रूम में फैल जाएगा, इसको भी एंट्रोपी एक्सप्लेन करता है। यहां तक कि जो भी चीज है आप जिसको देख रहे हो, अगर कोई भी चीज हो रहा है अपने आप, नेचर में जो भी फिनोमेना अपने आप हो रहा है, वो हर चीज को एंट्रोपी एक्सप्लेन कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एंट्रोपी के बारे में समझने के पहले हमको आज से करीब 200 साल पहले जाना पड़ेगा। सन 1813 1813, जब फ्रांस पर ऑस्ट्रिया और रशिया ने अटैक कर दिया था। जब फ्रांस पर ऑस्ट्रिया और रशिया ने अटैक कर दिया तो फ्रांस के पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे। उसकी आर्मी भी कमजोर थी क्योंकि उसके पास जो हथियार थे वो इतने एडवांस नहीं थे, मॉडर्न नहीं थे, और इसी कारण बस फ्रांस की हार होती है। उसी समय 17 साल का एक लड़का फ्रांस में, जिसका नाम है सैडी कैरनॉट, वो नेपोलियन को एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि मुझे भी इस लड़ाई में शामिल होना है, मुझे भी देशभक्ति दिखाना है। कई महीने बीत जाते हैं, महीनों बाद भी नेपोलियन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। पर वह लड़का, उसके अंदर जज्बा है कि मेरा देश हार कैसे सकता है, ये बात उसको हजम नहीं होती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है पता है? वो ध्यान देता है कि ऐसी क्या चीज है जो फ्रांस के पास कमजोर है, ऐसी क्या चीज है जिसपे वो काम करे तो शायद फ्रांस की दशा और दिशा बदल जाए। और उसका ध्यान जाता है एक स्टीम इंजन पे, क्योंकि उस समय जो भी इंडस्ट्री थी, चाहे वो शिप हो, मैरीन हो, चाहे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो, हर चीज चल रहा था स्टीम इंजन से। तो उसका ध्यान उसी स्टीम इंजन पे जाता है, क्योंकि वो फिजिसिस्ट था, वो फिजिक्स का स्टूडेंट था, तो उसका ध्यान जाता है स्टीम इंजन पे। और फिर वो देखता है कि जो स्टीम इंजन है ये ठीक तो है, लेकिन इसकी इफिशियंसी जो है वो सिर्फ 3%, बहुत कम इफिशियंसी। 3% इफिशियंसी का मतलब है कि 97% जो एनर्जी स्टीम इंजन में सप्लाई कर रहे हैं स्टीम के रूप में, वो 97% एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वो एनर्जी कभी वापस नहीं आ रहा है। बाकी 97% जो है वो लॉस हो रहा है। और फिर सादी कैरनॉट ने ठान लिया कि इस इंजन को हम बेटर करके रहेंगे। और फिर उसने स्टडी करी, रिसर्च करा, और उसने एक कार्नोट हीट इंजन, जो कि सबसे अच्छा इंजन है, मोस्ट एफिशिएंट इंजन है, उसके बारे में सबको बताया। और उसने कहा कि कार्नोट हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो एक आइडियल इंजन है, उस इंजन को कोई बीट नहीं कर सकता, उससे अच्छा इंजन कोई है ही नहीं। लेकिन उसने देखा कि जो कार्नोट इंजन जिसके बारे में उसने बात करी है, जिसके बारे में उसने लोगों को बताया है, उस पे भी अगर प्रैक्टिकली अगर वो इंजन वो बना भी ले तो वो भी उसका इफिशियंसी वो 100% नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्नोट हीट इंजन का इफिशियंसी जो होता है वो होता है 1 माइनस T2/T1, जहां पे T2 क्या है? T2 है सिंक का टेम्परेचर और T1 है सोर्स का टेम्परेचर। तो कार्नोट ने कहा था कि जो कार्नोट हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक पे डिपेंड करेगा। अगर हम सोर्स का टेम्परेचर को बढ़ा दें और सिंक का टेम्परेचर को घटा दें तो हम इफिशियंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो स्टीम इंजन्स थे, उसमें जो स्टीम सप्लाई होता था, उसका जो टेम्परेचर था, सप्लाई टेम्परेचर स्टीम का, यानी कि हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर का,
वो था करीब 160 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे स्टीम सप्लाई नहीं हो पाता था। और T2 क्या है? T2 है हमारा एम्बिएंट का टेम्परेचर, जहां पे आप हीट को डिस्कार्ड करते हैं। तो वो टेम्परेचर क्या है? एम्बिएंट का मतलब 25 डिग्री सी। तो इस दोनों को यूज करके अगर हम इफिशियंसी निकालते हैं 1 माइनस T2 बाई T1, तो ये है आपका T2 225 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 298, और ये है आपका 160 मतलब 323 केल्विन। तो अगर आप इससे निकालोगे तो इफिशियंसी आपका आएगा अराउंड 32%। इसका मतलब है कि कार्नोट ने देखा कि अगर मैं कार्नोट हीट इंजन बना भी लूं जिसमें कोई भी लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी मेरा मैक्सिमम इफिशियंसी 32% ही आएगा। मतलब फिर से हमारा रेस्ट का 68% जो लॉस हो रहा है उसका क्या करें। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों बाद जर्मन का एक फिजिसिस्ट जिसका नाम था क्लॉसियस, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया और उसने कहा कि एनर्जी को हम पूरी तरह से, हीट को हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कर लें। हीट को हम यूजफुल वर्क में पूरी तरह से कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी का एक टेंडेंसी होता है और वो टेंडेंसी होता है लॉस होने का, स्प्रेड आउट होने का। जब एनर्जी हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, एक जगह होता है, कंप्रेस्ड होता है, स्टोर होता है, तो वो एनर्जी होता है टोटल एनर्जी अवेलेबल। लेकिन उस टोटल एनर्जी अवेलेबल को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कंप्लीटली कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी का टेंडेंसी है फैलना, स्प्रेड आउट होना, लॉस होना। और इसी एनर्जी के स्प्रेड आउट होने को, इसी एनर्जी के लॉस होने को उसने कहा कि यह हो रहा है एंट्रोपी के कारण। तो चलो अब समझते हैं कि एंट्रोपी एनर्जी से कैसे लिंक्ड है, एंट्रोपी का मतलब क्या है। तो अब समझते हैं कि ये एंट्रोपी आखिर क्या है। तो एंट्रोपी के बारे में मैंने कहा है कि एंट्रोपी जो है उसको अगर आप एक वर्ड में समझना चाहें तो वर्ड है स्प्रेड आउट। हिंदी में कहोगे तो फैलना। फैलना किसका फैलना? एनर्जी का फैलना, एनर्जी का लॉस होना, मास का फैलना, मैटर का फैलना, मैटर का स्प्रेड आउट होना, एनर्जी का स्प्रेड आउट होना, चीजों का दूर दूर जाना, चीजों का रैंडमनेस बढ़ना, पास पास नहीं रहना, आराम से इंडिपेंडेंट होके मजे में रहना, फ्रीडम, रैंडमनेस, ये सब टर्म जो है वो एंट्रोपी को एक्सप्लेन कर सकता है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस, लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी, स्प्रेड आउट ऑफ एनर्जी या स्प्रेड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फैलना, स्प्रेड ऑफ मटेरियल, मास का फैलना, फ्रीडम, हम आराम से रहेंगे, हम बंध के नहीं रहेंगे, हम ज्यादा स्पेस में रहेंगे, खुल के जिएंगे। ये सब क्या है? एंट्रोपी। ये समझने के लिए है एंट्रोपी। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करें? तो इसके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं एक कार्नोट साइकिल। तो इसको डिफाइन किया था क्लॉसियस ने, जो जर्मन का एक फिजिसिस्ट था, क्लॉसियस ने। और इसको डिफाइन करने के लिए उसने कहा कि हम ले रहे हैं एक कार्नोट हीट इंजन साइकिल। तो अगर पीवी डायग्राम पे कार्नोट साइकिल देखेंगे आप, तो कार्नोट साइकिल कैसा दिखता है? ये इस तरह से दिखता है, ये इस तरह से दिखता है। ये हो गया आपका 1 2 3 4। 1 से 2 है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जहां पे हीट Q1 ऐड होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। 2 to 3 है आपका रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, जहां पे वर्क आउटपुट होता है, सिस्टम वर्क करता है। 3 से 4 है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन, जहां पे हीट Q2 रिजेक्ट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे। और फिर 4 से 1 क्या है? रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन, जब सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट 1 पे पहुंच जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है आपका कार्नोट साइकिल का, कार्नोट साइकिल का। और ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, ये एक बेस्ट साइकिल है, सबसे अच्छा साइकिल है।
इस साइकिल को कोई भी बीट नहीं कर सकता, इससे ज्यादा इफिशियंसी किसी भी साइकिल का हो नहीं सकता। और इसका जो इफिशियंसी होता है वो होता है 1 माइनस T2/T1। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए या किसी भी कार्नोट साइकिल के लिए जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर Q1/Q2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम विच हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। मतलब जिस टेम्परेचर से हीट का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे ये है आपका सोर्स का टेम्परेचर T1, वो Q1 के प्रोपोर्शनल होगा। जो सिंक का टेम्परेचर है T2, वो Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। यही है किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल के लिए या किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2, है ना। अब अगर एक चीज हम देखें, अगर हम इसमें हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं हीट का, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट, तो हीट का साइन कन्वेंशन यह है कि अगर हीट सिस्टम में ऐड हो रहा है Q1, यहां पे Q1 ऐड हो रहा है तो यह होगा पॉजिटिव, और जो हीट रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से बाहर जा रहा है वो होगा निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन ऑफ हीट से क्या होगा, Q1 वो हो जाएगा पॉजिटिव और Q2 जो होगा हीट रिजेक्टेड वो होगा निगेटिव। तो अगर हम ये साइन कन्वेंशन यहां पर लगा दें इस वाले इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1/T1 इक्वल टू माइनस Q2/T2, क्योंकि Q2 का जो साइन कन्वेंशन है वो हीट रिजेक्टेड है तो निगेटिव है। और तो यहां से हमको क्या मिलेगा कि किसी भी साइकिल के लिए Q1/T1 इक्वल टू, इसको अगर इस तरह कर दें तो हो जाएगा Q1/Q2 इक्वल टू Q2/T2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया इस साइकिल के लिए, है कि नहीं। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो इक्वेशन डिराइव हुआ है, यहीं से एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है, डेफिनेशन आता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल साइकिल या फिर रिवर्सिबल, एक कोई भी आर्बिट्रेरी, कार्नोट जरूरी नहीं है, कोई भी आर्बिट्रेरी साइकिल ले लेते हैं। एक हम आर्बिट्रेरी साइकिल ले लेते हैं, हीट इंजन साइकिल ले लेते हैं जो कि रिवर्सिबल है। यह है कोई भी रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल। और इस साइकिल को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे साइकिल में तोड़ देते हैं, यानी कि इसको छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे साइकिल में हम तोड़ देते हैं। जैसे मान लो कि ये हो गया एक साइकिल छोटा सा, इस तरह से एक छोटा साइकिल हो गया, ये एक साइकिल है। दूसरा साइकिल भी हो सकता है ये वाला। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल में हम इसको तोड़ देते हैं और मानते हैं कि ये वाला जो स्टेप है इसमें dQ1 हीट जो है वो ऐड हो रहा है सिस्टम में कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे, और ये वाला जो स्टेप है उसमें dQ2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे। तो चूंकि ये जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है Q1/T1 प्लस Q2/T2, ये किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए हम लगा सकते हैं। तो इस एलिमेंटल साइकिल, इस छोटे से साइकिल पे भी लगा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला रिलेशन हम यहां लगा रहे हैं। तो अगर हम यहां पे लगाएंगे तो क्या होगा आप जरा बताओ। तो इस एलिमेंटल साइकिल के लिए, फॉर एलिमेंटल साइकिल, यहां अगर हम लगा दें तो हीट एडेड है dQ1/T1, Q1 की जगह पे dQ1 है, प्लस हीट रिजेक्टेड है dQ2 और वो हो रहा है आपका टेम्परेचर T2 पे। तो ये देखो दोनों का सम 0 हो गया। और चूंकि ये एक एलिमेंटल साइकिल के लिए है तो अगर हम इसको पूरे रिवर्सिबल हीट इंजन बड़े से रिवर्सिबल साइकिल पे यूज करना चाहें तो क्या करेंगे, हम ये सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि एक छोटा स्ट्रिप है, ये दूसरा स्ट्रिप, फिर तीसरा स्ट्रिप होगा, चौथा स्ट्रिप होगा, पांचवा स्ट्रिप होगा। हम हर किसी के लिए ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो अगर हमको पूरे साइकिल के लिए लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे स्ट्रिप को ऐड करने पड़ेंगे। और ऐड करने का मतलब होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, उसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि फॉर इंटायर साइकिल हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो यहां पे हुआ है dQ1/T1, dQ2/T2, फिर दूसरे साइकिल के लिए भी यही लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि dQ/T का जो सम है, ये जो रेशियो है dQ/T का सम, ये पूरे साइकिल में
पूरे साइकिल में ये हो जाएगा 0 के बराबर। और साइकिल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हम ये रिवर्सिबल हीट इंजन पूरे साइकिल के लिए लिख रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में साइकिल लगा दिया ऐसे करके गोला करके। और चूंकि ये साइकिल क्या है, ये है एक रिवर्सिबल साइकिल, तो इसी कारण से हम क्या करेंगे, इस क्यूब पे लगा देंगे आर। आर का मतलब होता है रिवर्सिबल, और यही है आपका डी क्यू आर बाई टी, जिससे हम डिफाइन करेंगे एंट्रोपी को, है कि नहीं। अब देखो यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आया। यह इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर आप देखोगे इस क्वांटिटी को डी क्यू आर बाई टी को देखोगे, तो इसका वैल्यू निकला है पूरे साइकिल के लिए 0। तो कोई भी चीज जिसका वैल्यू पूरे साइकिल में, किसी भी साइकिल में अगर किसी भी चीज का वैल्यू अगर 0 हो जाए, किसी भी साइकिल में अगर कोई भी चीज का वैल्यू पूरे साइकिल में 0 हो, तो इसका मतलब है कि वो चीज क्या है, वो चीज है एक पॉइंट फंक्शन, वो चीज है एक स्टेट वेरिएबल, वो चीज है एक प्रॉपर्टी। जैसे कि टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी किसी साइकिल में क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा पी क्या होता है किसी साइकिल में, वो 0 होता है कि नहीं। अगर हम बात करें डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या होता है किसी साइकिल में, वो भी 0 होता है। तो क्यों 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होता है, ये सब होता है पॉइंट फंक्शन। तो इस कारण से इसका वैल्यू पूरे साइकिल में 0 हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हमने डिफाइन करा है अभी डी क्यू आर बाई टी, ये भी एक क्या है, ये भी एक स्टेट वेरिएबल है, ये भी एक पॉइंट फंक्शन है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, जिसका वैल्यू पूरे साइकिल में 0 होता है। और इसी प्रॉपर्टी का नाम दिया गया एंट्रोपी। एंट्रोपी एंट्रोपी तो इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कह रहे हैं एंट्रोपी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रेशियो है डी क्यू आर बाई टी, उसका क्या मतलब है और कैसे हम एंट्रोपी को मैथमेटिकली डिफाइन करें, हम कैसे इसको एग्जाम में लिखेंगे कि एंट्रोपी आखिर क्या है। तो अभी हमने कहा कि एंट्रोपी जो है वो डी क्यू आर बाई टी है, और एंट्रोपी को जो हम लिखते हैं, इसका जो नोटेशन है वो एस है। तो चूंकि ये डी क्यू आर बाई टी है, मतलब एक एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए था ना ये, तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी का एलिमेंटल वैल्यू आएगा तो ds। तो ds इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा डी क्यू आर बाई टी। ये है डेफिनेशन एंट्रोपी का। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अगर देखोगे, जो डी क्यू आर है वो है हीट एक्सचेंज, और आर का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मतलब है कि एंट्रोपी सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही डिफाइन होता है, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम एंट्रोपी डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम निकालें एंट्रोपी चेंज तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आर बाई टी। अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें 1 से 2 तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा आपका S2 माइनस S1, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा S, एंट्रोपी चेंज फ्रॉम 1 to 2, और ये हो जाएगा आपका डी क्यू आर अपॉन टी। तो ये है आपका एंट्रोपी का डेफिनेशन, एंट्रोपी का डेफिनेशन। और अगर हम इसका वैल्यू पूरे साइकिल के लिए निकालना चाहें, पूरे साइकिल के लिए निकालना चाहें, तो ये तो पूरे साइकिल के लिए ही लिखा था हमने, डी क्यू आर बाई टी का इंटीग्रल, और एक गोला लगा दिया साइक्लिक प्रोसेस के लिए, और उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि यही तो है डेल्टा एस साइकिल। तो वही अगर हम लिखना चाहें डेल्टा एस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस और साइकिल, तो ये किसी साइक्लिक प्रोसेस का क्या होता है, ये हो जाता है 0। तो एंट्रोपी देखिए, एंट्रोपी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एंट्रोपी डिपेंड कर रहा है कि कितना हीट एक्सचेंज हुआ डी क्यू आर रिवर्सिबल वे में, और उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हमको एंट्रोपी निकल जाएगा किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, चाहे वो आइसोबारिक प्रोसेस हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, कहीं भी आप ये इक्वेशन एंट्रोपी का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है ये लगा सकते हैं। तो ये हो गया एंट्रोपी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में।
ये भी थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो है वो कहता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में डी क्यू बाई टी का जो रेशियो होता है वो या तो लेस देन जीरो होता है या फिर जीरो के इक्वल होता है। सो डी क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो और यही है हमारा क्लॉसियस इनइक्वालिटी। यहां पे आप देखोगे लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, तो डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो का मतलब होता है कि प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब नेचुरली हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। इरिवर्सिबल और नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो इक्वालिटी साइन है, मतलब डी क्यू बाई टी अगर जीरो के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है या फिर क्वाजी स्टैटिक है। तो डी क्यू बाई टी इन ए साइकिल, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस में ही लगा सकते हैं, इन ए साइकिल इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब स्पॉन्टेनियस, नेचुरल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इक्वालिटी ऑफ जीरो मतलब इक्वालिटी साइन का मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, अब समझते हैं कि ये आखिर दिया ही क्यों गया, इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो है आपका, अगर आप डी क्यू बाई टी का इंटीग्रल किसी भी प्रोसेस में निकालोगे, अगर वो जीरो के बराबर आता है, इसका मतलब है कि वो जो प्रोसेस है वो परफेक्ट है, वो रिवर्सिबल है। उसमें मतलब है कि उस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, उसको आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं, और वो अपने आप होगा। आप थोड़ा सा बदलोगे, चेंज करोगे तो सिस्टम आगे से पीछे हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड हो जाएगा, अगर आप सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाओगे तो, थोड़ा सा चेंज करोगे तो। लेकिन अगर ये वैल्यू जीरो से कम हो, निगेटिव आ जाए, इसका मतलब है कि वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो इरिवर्सिबल है, वो अपने आप होगा, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसको आप सिस्टम को रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्सिबल नहीं कर सकते। और ये हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, कोई भी फेनोमेना फॉरवर्ड क्यों है, स्पॉन्टेनियस क्यों है, ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी बताता है। ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी बताता है कि टाइम आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है, उस प्रोसेस में जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो लेस देन जीरो हो रहा है। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है, यही आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फाउंडेशन भी देता है। तो इसलिए क्लॉसियस इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रूफ करते हैं इसका, कि कैसे प्रूफ करें हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी को। तो इसके लिए हम प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कार्नोट थ्योरम पे। कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम क्या था, कार्नोट का थ्योरम था, कार्नोट ने यह कहा था कि कार्नोट इंजन को कोई भी इंजन बीट नहीं कर सकता। माई इंजन इज द बेस्ट इंजन, माई इंजन हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन माई इंजन। कोई भी इंजन मेरे इंजन को बीट नहीं कर सकता, कोई भी इंजन मेरे इंजन से अच्छा हो ही नहीं सकता। यही था कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट का जो क्लेम था वो ये था कि किसी भी ऑर्डिनरी साइकिल का या किसी भी इरिवर्सिबल साइकिल का जो इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी ऑफ ऑर्डिनरी साइकिल, एटा ऑफ ऑर्डिनरी साइकिल इज लेस देन इक्वल टू कार्नोट साइकिल। अब इक्वालिटी कब होगा, जब वो परफेक्ट साइकिल बन जाए, इससे ज्यादा इफिशियंसी किसी चीज का हो नहीं सकता, है ना। तो हम अगर किसी भी ऑर्डिनरी साइकिल की बात करें जो dQ1 हीट लेता है एट टेम्परेचर T1 और dQ2 हीट रिजेक्ट करता है एट टेम्परेचर T2, तो उसका जो इफिशियंसी होता है वो होता है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट एडेड, सो 1 माइनस dQ2 बाय dQ1। और वही कार्नोट हीट इंजन का जो इफिशियंसी होता है वो होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यही था कार्नोट का क्लेम, यही था कार्नोट थ्योरम, और इसी से हम प्रूफ करेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो अब देखो दोनों तरफ 1 है तो हम 1 माइनस कर सकते हैं दोनों तरफ, तो सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड।
अगर हम 1 को माइनस कर दें दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ dq2 बाई dq1 ई लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ t2 बाई t1। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, तो अब अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी साइन का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड, -1 ऑन बोथ साइड। तो अगर हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है ना, साइन का डायरेक्शन, वो बदल जाएगा। माने dq2 बाई dq1 जो हो जाएगा वो लेस देन नहीं, ग्रेटर इक्वल टू t2 बाई t1 हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि ये है आपका -5, ये लेस देन होता है किससे? -3 से, ये जानते ही हैं। -3 बड़ा होता है -5 से, लेकिन अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 5, ये बड़ा हो जाता है 3 से। तो यही चीज यहां भी है। तो आप अगर देखोगे तो यहां से क्या मिल रहा है हमको, अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो ये हो जाएगा dq2 और t2 यहां आ जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है सारे, तो ये ऐसे चला जाएगा। सो dq2 बाई t2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू dq1। dq1 को यहां ले आए और t1 को यहीं रहने दें, dq1 बाई t1। तो अब अगर दोनों को एक तरफ कर दें, इसको अगर इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा? dq1 बाई t1 इज dq1 बाई t1, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस dq2 बाई t2, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ये है किसी भी ऑर्डिनरी साइकिल के लिए जो इस तरह का था, इस तरह का साइकिल था। यहां पे dq1 ऐड हो रहा था t1 पे, और यहां पे dq2 रिजेक्ट हो रहा है t2, है ना। अब अगर हम साइन कन्वेंशन लगा दें, साइन कन्वेंशन लगा दे, तो साइन कन्वेंशन क्या है कि हीट एडेड वो हो जाता है पॉजिटिव, और हीट रिमूव्ड ये हो जाता है नेगेटिव। अगर हम ये साइन कन्वेंशन लगा दें तो ये हो जाएगा dq1 बाई t1, और चूंकि ये क्या है, हीट रिजेक्टेड, तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पे माइनस ऑफ माइनस dq2 बाई लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस 2 बार आ गया तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा dq1 बाई t1 प्लस dq2 बाई t2 लेस देन इक्वल टू 0। और चूंकि ये साइकिल के लिए है और ये सम है, तो साइकिल के लिए अगर करेंगे तो ये साइकिल वाला साइन लग जाएगा, और फिर ये 1 और 2 हट जाएगा, और ये हो जाएगा dq बाई t, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 कब है? जब ये ऑर्डिनरी साइकिल है। इक्वल टू 0 कब है? जब ये साइकिल रिवर्सिबल है या कार्नोट साइकिल है। तो जब ये कार्नोट साइकिल हो जाए या फिर रिवर्सिबल साइकिल हो जाए तो इक्वलिटी साइन एग्जिस्ट करेगा, और जब ये ऑर्डिनरी साइकिल हो, इरिवर्सिबल साइकिल हो, तो ये इनइक्वालिटी साइन एग्जिस्ट करेगा। तो यही था प्रूफ आपको क्लॉसियस इनइक्वालिटी का। अब जो एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है एंट्रोपी के टॉपिक में, वो है कि डेल्टा एस ग्रेटर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं कि डेल्टा एस किसी भी सिस्टम का वो या तो डी क्यू बाई टी के बराबर होगा, और बराबर कब होगा? जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा या नेचुरल होगा या स्पॉन्टेनियस होगा, तो एंट्रोपी चेंज हमेशा डी क्यू बाई टी के इंटीग्रल से ज्यादा होगा। तो यही हमको प्रूफ करना है, और इसको हम प्रूफ करेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी को यूज करके। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि कोई भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 दो पाथ से ट्रेवल कर रहा है। पहला जो पाथ है 1 से 2 में, वो है रिवर्सिबल पाथ, रिवर्सिबल पाथ। और जो दूसरा पाथ है जो वापस आने का है 2 से 1, वो है आपका कोई भी ऑर्डिनरी या इरिवर्सिबल पाथ, इरिवर्सिबल पाथ। मतलब सिस्टम जो है 1 से 2 और फिर वापस 2 से 1 आ गया, मतलब सिस्टम एक साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है, घूम गया, जिसमें दो पाथ हैं। पहला रास्ता जो है 1 से 2 वो रिवर्सिबल है, काफी स्लो है, और दूसरा जो है वो इरिवर्सिबल है या नेचुरल है, कोई भी ऑर्डिनरी पाथ है। तो सिस्टम जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में आ गया। तो ये क्या हो गया? एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया।
अब मान लो कि रिवर्सिबल पाथ में जो हीट सिस्टम एक्सचेंज किया सराउंडिंग से, वो किया DQ रिवर्सिबल। ये ऐड भी हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है। और जो आपका इरिवर्सिबल पाथ था, उसमें जो है उसने किया हीट एक्सचेंज, वो किया DQ टू इरिवर्सिबल, है ना। तो अब हम यूज करेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी को और प्रूफ करेंगे ये वाला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एंट्रोपी होता है वो रिवर्सिबल पाथ के लिए अगर हम निकालना चाहें, फॉर रिवर्सिबल पाथ, तो रिवर्सिबल पाथ हमारा क्या है, 1 से 2। तो उसमें अगर हम डेल्टा S 1 से 2 निकालना चाहें, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ DQ रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, है ना। और वही अगर हम इरिवर्सिबल पाथ के लिए निकालना चाहें, फॉर इरिवर्सिबल पाथ, मतलब 2 to 1 के लिए निकालना चाहें, 2 to 1 के लिए निकालना चाहें, तो होगा डेल्टा S 2 to 1 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DQ इरिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, है ना। तो ये हो गया आपका 1 से 2 का एंट्रोपी और ये हो गया 2 से 1 का एंट्रोपी, है ना। अब जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो अभी हमने प्रूफ करा था, वो क्या था, वो ये कह रहा था किसी भी प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में, जो DQ बाई T का जो रेशियो होगा वो या तो लेस देन 0 होगा या फिर इक्वल टू होगा ना। या तो लेस देन 0 होगा चाहे इक्वल टू 0 होगा। लेस देन 0 होगा कब, जब पाथ इरिवर्सिबल हो, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। और इक्वल टू 0 कब होगा, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। तो यही क्लॉसियस इनइक्वालिटी हम इस पूरे साइकिल में लगा देते हैं। तो अगर हम ये लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ DQ रिवर्सिबल पाथ के लिए अगर लगाना चाहें तो DQ रिवर्सिबल, ये 1 से 2 के लिए, बाई T प्लस 2 से 1 के लिए इरिवर्सिबल, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पहले 1 से 2 के लिए, फिर 2 से 1 के लिए, तो 2 to 1 और DQ इरिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, और दोनों का सम क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है, डेल्टा DQ रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर 1 से 2, ये है 2 से 1, तो ये है आपका डेल्टा S 1 से 2। तो इसको अगर हम यहां से उठा के यहां डाल दें इसके बदले, तो ये हो जाएगा डेल्टा S 1 to 2 रिवर्सिबल के लिए, और ये वही रहेगा इरिवर्सिबल 2 से 1 के लिए। सो 2 to 1 DQ इरिवर्सिबल बाय T लेस देन इक्वल टू 0, है ना। हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा S किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो प्रॉपर्टी है, ये स्टेट वेरिएबल है, ये पॉइंट फंक्शन है। तो किसी साइकिल में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही होता है, क्योंकि प्रोसेस साइकिल में घूमता है। तो इस कारण से डेल्टा S साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होता है, एंट्रोपी चेंज किसी साइकिल में 0 होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस साइकिल के लिए देखें तो डेल्टा S 1 से 2 प्लस डेल्टा S 2 से 1, दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं डेल्टा S 1 से 2 इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा S 2 से 1 लिख सकते हैं ना। तो हम इसको अब यहां से यूज कर लेंगे यहां पे इस वाले इक्वेशन में, और इस डेल्टा S 1 से 2 के बदले माइनस ऑफ डेल्टा S 2 to 1 लिख देंगे। माइनस ऑफ डेल्टा S 2 to 1 प्लस 2 to 1 DQ इरिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ये वाला इक्वेशन। अब अगर आप एक चीज ध्यान दोगे तो ये जो हमने निकाला है माइनस ऑफ डेल्टा S 2 to 1, ये एंट्रोपी है 2 to 1 पाथ का। लेकिन हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो एंट्रोपी होता है वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही डिफाइन होता है। इसको अगर आपको निकालना है तो सिर्फ रिवर्सिबल के लिए निकाल सकते हैं।
अगर आपको इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, तभी उसका एंट्रोपी निकलता है, क्योंकि ये DQR होता है, R स्टैंड्स फॉर रिवर्सिबल। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये है -ΔS2 to 1, मतलब ये वाले पाथ के लिए। तो ये जो एंट्रोपी चेंज है 2 to 1 के लिए वो कब है, वो है कब, जब प्रोसेस जो हो वो रिवर्सिबल हो, 2 to 1 के बीच प्रोसेस हो, जब रिवर्सिबल हो उसके लिए एंट्रोपी निकला है, तभी हम इसको रिप्लेस कर पाए हैं, तभी हम इस इक्वेशन को लिख पाए हैं, है ना। तो अब अगर हम इस इक्वेशन से देखें, इस इक्वेशन को अगर हम देखें, इसको अगर रीअरेंज करें, ΔS2 to 1 को उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ΔS2 to 1 को अगर हम उस तरफ ले जाएं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा, यहां से ये वाला टर्म को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ΔS2 to 1 ग्रेटर इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 1 dq इररिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, है कि नहीं, यही होगा ना। तो अब अगर आप देखें, अगर 2 to 1 ये वाला आप ड्रॉप कर दें इंटीग्रल, इसको जनरलाइज कर दें, तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा ΔS ग्रेटर इक्वल टू dq बाई टी। अब इरिवर्सिबल रिवर्सिबल को हटाते हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है, जनरलाइज करना है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ एनी प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी, है ना। ये जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस और इक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यही है प्रूफ, और ये प्रूफ हमने किससे किया है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी से। अब हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी इंक्रीज प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं। तो यूनिवर्स कह लो, चाहे सिस्टम प्लस सराउंडिंग कह लो, चाहे फिर आइसोलेटेड सिस्टम कह लो, इसका टोटल एंट्रोपी जो चेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, मतलब इस यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता जा रहा है, मतलब यूनिवर्स में एनर्जी हमेशा लॉस हो रहा है, मतलब इस यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी हमेशा स्पॉन्टेनियसली फैल रहे हैं, और इसी कारण से ये यूनिवर्स फैलता जा रहा है। हमको पता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो इसका रीजन यही है, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी ही होता है एनर्जी का फैलना, स्प्रेड करना। और ये यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में क्या है, मैटर है या एनर्जी है, और मैटर भी एनर्जी का फॉर्म है। तो हर चीज जो है वो इस यूनिवर्स में स्प्रेड को हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा, हमको दिख नहीं रहा, बट ये हो रहा है। तभी क्या हो रहा है कि यूनिवर्स टाइम के साथ फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। स्टार्ट हुआ था एक पॉइंट से, सिंगुलैरिटी से, और आज ये फैल के इतना बड़ा यूनिवर्स हो गया है, और आज भी ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है, एनर्जी जो है वो स्प्रेड हो रहा है। और ये सबसे कोर कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक्स का, एंट्रोपी इंक्रीज प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज। इसका मतलब है कि डेल्टा एस टोटल ऑलवेज इंक्रीज का मतलब ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब रिवर्सिबल चेंज होगा। तो इक्वल टू जीरो फॉर रिवर्सिबल चेंज। बट हम जानते हैं कि कोई भी चेंज परफेक्टली रिवर्सिबल होता नहीं है, हर चेंज इरिवर्सिबल होता है। और एंट्रोपी पॉजिटिव कब होगा, फॉर एनी नेचुरल प्रोसेस या एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये है एंट्रोपी इंक्रीज प्रिंसिपल, जिसको हम मैथमेटिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। तो ये जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हम हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं कि कोई भी हीट इंजन जो है वो एक थर्मल रिजर्वॉयर से पूरी तरह से ऑपरेट नहीं हो सकता। उससे अगर हमको वर्क चाहिए तो कम से कम 2 थर्मल रिजर्वॉयर चाहिए। ये फिर तीसरा कह सकते हैं आप कि हीट को हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में अपने आप फ्लो नहीं करवा सकते। उसको कराना है अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे तो वर्क करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि एंट्रोपी इस यूनिवर्स का हमेशा बढ़ते जा रहा है, ये कभी किसी भी प्रोसेस का डिक्रीज नहीं होता। तो ये सारे स्टेटमेंट सेकेंड लॉ का, और इस सब का जो एक कोर आइडिया है वही है कि हीट जो कि एक लो ग्रेड एनर्जी है उसको वर्क यानी कि हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं कर सकते, 1 to 1 कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो अब हम प्रूफ करते हैं कि ये जो एंट्रोपी इंक्रीज प्रिंसिपल है इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये हो गया आपका सिस्टम। तो इसका एक बाउंड्री होगा, सिस्टम का एक बाउंड्री होगा। तो ये है आपका सिस्टम, इसमें मैटर है और सिस्टम। मान लो सिस्टम का टेम्परेचर है टी सिस्टम, तो इसके बाहर की जो दुनिया है जिससे ये सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। तो मान लो कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो है टी सराउंडिंग, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो होता है वही होता है यूनिवर्स। थर्मोडायनामिक्स में जो यूनिवर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब हम ये मानते हैं कि ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग बन के जो एक सिस्टम बना है वो अपने बाहर की दुनिया से और इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है वो अपने आप में एक यूनिवर्स है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर मान लो कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हुआ, और ये हीट ट्रांसफर स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है, जब सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हुआ। अगर ये इसका टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से और अगर ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगा। मान लो वो हीट ट्रांसफर जो है वो dQ है। तो अब अगर हम एंट्रोपी निकालने की कोशिश करें सिस्टम का, तो सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो जाएगा, सिस्टम का एंट्रोपी होगा dQ बाई टी और इसका इंटीग्रल। ये क्या होगा, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होगा। अगर हम मान लो कि इसका जो है वो डी सिस्टम निकालना चाहे, मतलब इनफाइनेटेसिमल इंटीग्रल हटा के, यानी कि सिस्टम का एंट्रोपी जो है वो इनफाइनेटेसिमल मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में निकालना चाहे, तो डी एस सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू बाई टी, क्योंकि डी क्यू जो है वो सिस्टम ने रिजेक्ट किया है सराउंडिंग में, उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो सिस्टम का एंट्रोपी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि हीट ट्रांसफर का जो डायरेक्शन है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ है, मतलब सिस्टम हीट लूज कर रहा है। तो अगर हम हीट का साइन कन्वेंशन यूज करें तो सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज होगा वो होगा माइनस डी क्यू बाई टी, माइनस इसीलिए क्योंकि सिस्टम जो है वो हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है। वही अगर हम एंट्रोपी सराउंडिंग की बात करें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर एंट्रोपी में कितना बदलाव आया, तो उसमें क्या हो जाएगा, अब dQ हीट सिस्टम ने रिजेक्ट किया, वही हीट सराउंडिंग ने एक्सेप्ट किया, तो सराउंडिंग में हीट ऐड हो रहा है। तो अगर सराउंडिंग के लिए अगर एंट्रोपी की बात करें तो सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है। तो वहां पे जो साइन कन्वेंशन अगर हम हीट का लगाएं तो अगर किसी भी चीज में हीट ऐड होता है तो वो होता है पॉजिटिव। तो कितना हीट ऐड हुआ सराउंडिंग में, dQ, तो dQ बाई टी। अब T क्या है, T है ये सिस्टम का टेम्परेचर और ये T है सराउंडिंग का टेम्परेचर। यहां पे माइनस साइन, यहां पे प्लस साइन होगा ना। अगर हम टोटल एंट्रोपी की बात कर लें, टोटल एंट्रोपी की बात कर लें, तो एंट्रोपी अगर टोटल की बात करें यानी कि ds टोटल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds ऑफ सिस्टम प्लस ds ऑफ सराउंडिंग, होगा ना। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई टी सिस्टम प्लस डी क्यू बाई टी
सराउंडिंग। अब अगर यहां से डी क्यू कॉमन ले ले हम लोग तो ये हो जाएगा 1/T सराउंडिंग माइनस 1/T सिस्टम। ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है ds टोटल 1/T सराउंडिंग माइनस 1/T सिस्टम। अब इनिशियली हमने क्या कहा था कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रहा है, और ये कब पॉसिबल है स्पॉन्टेनियसली? जब सिस्टम ज्यादा गर्म हो, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा हो, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग से ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/T सिस्टम, तो ये इससे कम हो जाएगा 1/T सराउंडिंग से, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि 1/T सिस्टम जो है वो छोटा होगा 1/T सराउंडिंग से। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है वो छोटा है और ये वैल्यू बड़ा है। 1/T सराउंडिंग बड़ा है और 1/T सिस्टम छोटा है, तो इसका मतलब बड़ा माइनस छोटा। तो ये वैल्यू क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये अगर पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ड्यू को हम पॉजिटिव लिए हैं, है ना। ये मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन यहां से सिस्टम से सराउंडिंग था इसलिए निगेटिव लगाए थे, यहां के लिए हम पॉजिटिव ही लिए हैं। तो ये पॉजिटिव है और ये डिफरेंस भी क्या आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि ds टोटल जो निकला वो पॉजिटिव निकला। ये जीरो के बराबर कब हो सकता है? जब सिस्टम और सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर बराबर हो, तो ये इक्वालिटी भी होल्ड करेगा। तब उस केस में क्या होगा? ds टोटल जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाए तो इस केस में ये बराबर ये, तो ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो इसका मतलब है कि ds टोटल या तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा हो सराउंडिंग से, और जीरो कब होगा? जब ये इक्वल हो। तो इसका मतलब है कि ds टोटल इस यूनिवर्स का, इस आइसोलेटेड सिस्टम का पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस टोटल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स, किसी भी यूनिवर्स का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, ये जीरो से हमेशा ज्यादा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। बराबर होने का मतलब क्या है? कि सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो इक्विलिब्रियम में है। बराबर होने का मतलब क्या है? कि अगर हीट ट्रांसफर होगा भी तो बहुत स्लो होगा, बहुत ग्रेजुअल होगा। अगर थोड़ा सा डेल्टा टेम्परेचर में चेंज आएगा तो थोड़ा सा हीट ट्रांसफर होगा, मतलब सिस्टम स्लो होगा, सिस्टम ग्रेजुअल होगा, सिस्टम रिवर्सिबल होगा, और उस केस में डेल्टा एस टोटल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये था एंट्रोपी इंक्रीज प्रिंसिपल या मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, और ये हर चीज को एक्सप्लेन करता है। कोई भी चीज अगर स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई भी चीज स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का एंट्रोपी हमेशा बढ़ ही रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लो रूम में एसी की बात करें, हम क्या करते हैं? रूम में एसी लगा देते हैं, एयर कंडीशन, जिससे कि रूम ठंडा हो जाए। तो जब हम एसी लगाते हैं तो क्या करते हैं? रूम को ठंडा करते हैं। तो रूम मान लो सिस्टम हो गया और सराउंडिंग हो गया बाहर। तो क्या कर रहे हैं? जब आप एसी लगा रहे हैं तो रूम को ठंडा कर रहे हैं, और ठंडा करने का मतलब क्या होगा? चीजों को पास लाना, और चीजों को पास लाने का मतलब क्या हो गया? चीजों को कन्फाइन करना। चीजों को कन्फाइन करने का मतलब क्या हो गया? एंट्रोपी को कम करना, है ना। चीजों को पास लाना, कन्फाइन करना, ये सब होता है एंट्रोपी डिक्रीज। तो आपने रूम का एंट्रोपी कम कर दिया जब आप एसी से रूम को ठंडा कर दिए, एसी चला के। लेकिन अगर सराउंडिंग की बात करें तो ये जो एसी है वो पावर कहां से ले रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना है? वो किसी पावर प्लांट में बना है। तो पावर प्लांट में क्या हो रहा है? पावर प्लांट में हम किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, और बर्न करके वहां पे चीजों को गर्म कर रहे हैं, और फिर वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहां पे हम पावर प्लांट में एंट्रोपी क्या कर रहे हैं? वहां पे एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अगर टोटल एंट्रोपी अगर हम बात करें, रूम को सिस्टम मान लें और पावर प्लांट को सराउंडिंग मान लें, तो सराउंडिंग में क्या हो गया? सराउंडिंग में हमारा एंट्रोपी काफी बढ़ गया, काफी इंक्रीज हो गया, और सिस्टम में घट गया। तो टोटल एंट्रोपी चेंज अगर हम इस प्रोसेस की बात करें
कि बिजली का सप्लाई, एसी का चलना, रूम का ठंडा होना, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना, इस सब को अगर एक प्रोसेस मानते हुए सिस्टम और सराउंडिंग में डिवाइड करते हैं तो अगर आप देखोगे तो डेल्टा एस टोटल, मतलब डेल्टा एस रूम का प्लस डेल्टा एस पावर प्लांट का, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर प्लांट में हम बहुत ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, चीजों को फैलाते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं, एनर्जी स्प्रेड करते हैं, फ्यूल को जला के और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वहां पे बहुत सारा हीट को वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि हीट कभी भी पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है वो वर्क से बन रहा है कि नहीं। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और कम वर्क हमको मिल रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हमारा हो रहा है एनर्जी का लॉस, वहां पे हो रहा है एंट्रोपी इंक्रीज। और रूम के अंदर हम रूम को ठंडा कर रहे हैं तो यहां क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डेल्टा एस टोटल इसका भी पॉजिटिव होगा। तो इस यूनिवर्स में जो चीज भी हो रहा है वो सब एंट्रोपी इंक्रीज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का एंट्रोपी हमेशा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब एनर्जी हमेशा स्प्रेड कर रहा है, मतलब एनर्जी हमेशा लॉस हो रहा है, मतलब सिस्टम में लो ग्रेड एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, वो बढ़ते जा रहा है, और यूजफुल एनर्जी इस यूनिवर्स का घटते जा रहा है। तो यही है एंट्रोपी इंक्रीज प्रिंसिपल। अब हम सीखेंगे कि एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेशन, चाहे प्रोसेस कैसा भी हो, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, एक जनरल प्रोसेस, फेस चेंज, किसी भी केस में एंट्रोपी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं आइडियल गैस का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस, सबसे पहले ये कर रहे हैं। आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम undergoing change of state, change from T1 V1 T1, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनिशियली था P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में चला गया कोई भी आइडियल गैस, उसका एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। तो ये करते हैं। हमारा सिस्टम क्या है, आइडियल गैस है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 मोल आइडियल गैस की बात करें, 1 मोल आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, और चूंकि हम 1 मोल का बात कर रहे हैं, 1 मोल आइडियल गैस, सो पीवी इक्वल टू आर टी, ये हम हमेशा लिख सकते हैं सिस्टम के लिए। और हमको निकालना क्या है, निकालना है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या है, डी एस इक्वल टू डी क्यू आर, आर का मतलब है रिवर्सिबल, बाई टी। तो इसको यूज करेंगे, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी को यूज करेंगे, और किसी भी सिस्टम का जब वो क्लोज सिस्टम है उसका एंट्रोपी चेंज निकालेंगे जब वो P1 V1 T1 चेंज ऑफ स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 में जा रहा है। मतलब कोई भी सिस्टम है और वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया, किसी भी प्रोसेस से, किसी भी तरीके से, उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा वो हमको निकालना है। 1 पे है P1 V1 T1, 2 पे है P2 V2 T2। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ क्या है क्लोज्ड सिस्टम के लिए, फर्स्ट लॉ है डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, यही है। और एंट्रोपी का जो डेफिनेशन है वो है डी एस इक्वल टू डी क्यू आर बाई टी। तो यहां से डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा टी डी एस, हो जाएगा ना, डी क्यू आर लिख लो और यहां भी आर लगा दो, आर का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, और हम जानते हैं कि एंट्रोपी हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में ही निकलता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं डी क्यू आर इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी क्यू आर किसके बराबर है, इक्वेशन 1 से यह है टी डी एस के बराबर। तो टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हो गया। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अभी नहीं, आप क्या कीजिए, आपको एंट्रोपी निकालना है तो एंट्रोपी डीएस है,
तो आप क्या कीजिए, टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए पूरे टर्म में। सो डिवाइडिंग बाय टेम्परेचर ऑन बोथ साइड, दिस विल गिव अस du बाई टी प्लस dw बाई टी। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब चूंकि ये क्या है, ये है आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है? फॉर आइडियल गैस जिसका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज? du इक्वल टू क्या होता है? होता है Cv इंटू dt। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, और Cv क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और वर्क डन dw क्या होता है? ये dw कौन सा वर्क है? ये है डिस्प्लेसमेंट वर्क या pdv वर्क, तो dw होता है pdv। तो हम ये दोनों वैल्यू du और dw का इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 फिर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ds इक्वल टू du के जगह पे हम डालेंगे cv dt, और ये t से डिवाइड है बाई t, प्लस dw की जगह पे हम क्या लिखेंगे? pdv। सो pdv बाई t, राइट। तो ये हो जाएगा cv dt बाई t। अब देखो P बाई टी है यहां पे, लेकिन प्रेशर जो है वो भी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो यहां से हम क्या लिख लेंगे? PV इक्वल टू आर टी से P इक्वल टू लिख देंगे, या फिर P बाई टी इक्वल टू लिख देंगे यहां से P बाई टी इक्वल टू आर बाई भी, और ये वाला चीज यहां से उठा के हम यहां डाल देंगे। तो इस P बाई टी की जगह पे हम क्या कर देंगे? R बाई भी इंटू डी वी। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि यहां पे वेरिएबल वॉल्यूम था, और ये था P बाई टी, तो इसलिए हमने P बाई टी को वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया आइडियल गैस के लिए, क्योंकि हमको अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो जो यहां वेरिएबल है वही यहां पे टर्म होना चाहिए, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो इसके लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ds इक्वल टू सी वी डी टी बाई टी प्लस आर बाई भी डी भी। ये है आपका एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन का इक्वेशन। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 1 to 2, स्टेट 1 to स्टेट 2, फ्रॉम 1 to 2, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, तो क्या हो जाएगा? देखो इस तरफ क्या हो जाएगा? ds का इंटीग्रेशन s2 माइनस s1, और यही क्या है आपका? यही है आपका डेल्टा s, और ये किसके बराबर हो जाएगा? Cv तो कांस्टेंट है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Cv को बाहर कर दो, और ये हो जाएगा ln t, और ये हो जाएगा आपका t1 से लेके t2 तक का लिमिट आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, प्लस r भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये है dv बाई v, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln v, और ये भी आप v1 से लेके v2 तक इंटीग्रेट करोगे। अब अगर आप वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा डेल्टा s इक्वल टू सी वी ln t2 माइनस ln t1, ln m माइनस ln n, ln m बाई n, तो ln t2 बाई t1 प्लस r ln, ये क्या हो जाएगा? ln v2 माइनस ln v1, तो ln v2 बाई v1। तो ये हो गया आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब अगर आपको टेम्परेचर चेंज और वॉल्यूम चेंज, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, अगर आपको ये पता हो तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं क्या? एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस। तो ये वाला इक्वेशन जो हो गया वो एक इक्वेशन हो गया टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में, आप इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 4। आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम पता हो तब। लेकिन अगर मान लो आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बदले टेम्परेचर प्रेशर पता हो तो क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आप इसको प्रेशर के फॉर्म में लिख दोगे। तो वो कैसे लिखोगे? तो देखो, हमको पता है
कि ये आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या है? फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू आर टी। तो यहां से हम हमेशा लिख सकते हैं पीवी बाई टी इक्वल टू आर, और आर क्या है? ये है कांस्टेंट। तो हम इसको हमेशा लिख सकते हैं, जब पीवी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब हम कभी भी लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, क्योंकि पीवी बाई टी जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं V2 बाई V1, क्योंकि हमको इक्वेशन 4 में जो वॉल्यूम है उसके जगह पे प्रेशर लाना है। मान लो हमको टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में निकालना हो तब, तो हम क्या करेंगे? यहां से अगर हम निकालना चाहें V2 बाई V1, V2 बाई V1, तो ये हो जाएगा T2 बाई T1 इंटू P1 बाई P2। ये होगा ना, V2 बाई V1 इक्वल टू T2 बाई T1 इंटू P1 बाई P2, ये वाला। इसको अब हम अगर मान लो इक्वेशन नंबर 4 में इंसर्ट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 4 और 5, इसको अगर 5 कह लो, सो फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा डेल्टा एस इक्वल टू सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस आर एल एन, और V2 बाई V1 की जगह पे लिखेंगे T2 बाई T1 इंटू P1 बाई P2। अब क्या करो, ln ये है ln m इंटू ln n, तो ln m इंटू ln n क्या होता है? ln m प्लस ln n। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CV, ये तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, CV ln T2 बाई T1, और यहां पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा कॉमन, और ये आ जाएगा ln T2 बाई T1 प्लस ln P1 बाई P2। अब देखो यहां पे ध्यान से, ln T2 बाई T1 ये वाला और ln T2 बाई T1 ये वाला, ये दोनों कॉमन है, यहां पे दोनों को साथ में कर लेंगे। तो इससे क्या निकल के आएगा? डेल्टा S इक्वल टू CV, और ln T2 बाई T1 कॉमन हो गया तो CV प्लस R एक साथ आ जाएगा, तो CV प्लस R ln T2 अपॉन T1, और ये आपका आ जाएगा प्लस R, बच जाएगा ये ln P1 बाई P2। अब आइडियल गैस के लिए एक रिलेशन है Cp और Cv में। तो फॉर आइडियल गैस हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv जो होता है वो R के बराबर होता है। इसका मतलब है कि Cp इज ऑलवेज इक्वल टू Cv प्लस R। तो मतलब है कि Cv प्लस R के जगह पे हम Cp यहां पे लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे Cp। तो ये हो जाएगा Cp इक्वल टू Cp ln T2 बाई T1, और ये प्लस है, यहां पे है P1 बाई P2, अगर इसको उल्टा करके P2 बाई P1 करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, सो माइनस R ln P2 बाई P1। तो ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन, इसको अलग से लिख देते हैं, एंट्रोपी प्रेशर के फॉर्म में और टेम्परेचर के फॉर्म में। सो Cp ln T2 बाई T1 माइनस R ln P2 बाई P1। ये हो गया एंट्रोपी चेंज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का जब वो प्रेशर और टेम्परेचर P1 T1 से P2 T2 में जाता है। तो ये दोनों हो गया एंट्रोपी निकालने का डेरिवेशन, इसको आप यूज करके एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो ये 1 मोल के लिए है। अगर इसी को आप अगर n मोल के लिए निकालना चाहें, फॉर n मोल्स, तो क्या होगा? आपको यहां पे n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां भी n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एंट्रोपी जो है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों टर्म में आपको n नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको मास के टर्म में निकालना है, तो मास के टर्म में आपको मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको क्वांटिटी जो है अगर मोल में दिया हो तो मोल से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मास में दिया है तो मास से मल्टीप्लाई कर लो। तो एंट्रोपी डेल्टा एस इन टर्म्स ऑफ मोल ये हो जाएगा n Cp ln T2 बाई T1 माइनस n R ln P2 बाई P1। ये हो गया एंट्रोपी का
डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। तो अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है आइडियल गैस का, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। तो ये हो गया। अगर मान लो कि नंबर ऑफ मोल की जगह पे मास दिया है, तो n को हटा के स्मॉल m मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द गैस आप यूज कर लोगे। इसका एक और वर्जन जो है, अगर आप इसको फिर से 1 मोल के लिए लिख दो, और 1 मोल जो आपको याद रखना चाहिए वो है, अगर 1 मोल के लिए लिखो आप तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, Cp ln T2 बाई T1 माइनस R ln P2 बाई P1। तो अगर आप इसको, ये कैसे आया है, ये तो इंटीग्रेट करके आया है, तो इसको अगर एक स्टेप बैक ले जाए तो क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू Cp dt बाई टी माइनस R dp बाई P। ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि देखो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, और इसको इंटीग्रेट करके आप वो वाला निकाल सकते हो। तो ये था आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला। मान लो कि आइडियल गैस जो है वो अलग अलग प्रोसेस से जा रहा है, जैसे मान लो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर मान लो कि आइडियल गैस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर आपको याद होगा तो एक और फॉर्मूला जब वॉल्यूम के टर्म में था वो ये था, Cv ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1, ये था ना। हाँ, तो अगर मान लो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब V1 इक्वल टू V2, और जब V1 V2 बराबर हो गया तो ये रेशियो 1 ln 1 0, तो बस ये बच गया। तो आपका एंट्रोपी चेंज जो होना चाहिए वो होना चाहिए Cv ln T2 बाई T1। ये हो गया आपका रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। अगर आप चाहो तो दूसरे तरीका से भी इसको ड्राइव कर सकते हो। कैसे, तो फॉर रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगर आप फर्स्ट लॉ लगाएं तो फर्स्ट लॉ क्या है, du इक्वल टू dq प्लस dq माइनस dw। और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, dw इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि dw होता है आपका pdv, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो dv 0, सो ये वाला टर्म 0, सो du किसके बराबर हो गया, dq के बराबर। और du क्या होता है, आइडियल गैस के लिए होता है Cv dt, होता है ना। तो आपको एंट्रोपी निकालना है तो क्या करोगे आप, इसको t से डिवाइड कर दो, यहां भी t से डिवाइड कर दो, dq बाई टी होता है ds, तो ds हो गया Cv dt बाई टी। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे 1 से 2, तो ये निकल के आ जाएगा डेल्टा s इक्वल टू Cv, और इसका इंटीग्रेशन होगा ln t, और इसको अगर 1 से 2 करोगे तो Cv ln T2 बाई T1, वही फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो आप आइसो बारीक प्रोसेस के लिए करना चाह रहे हो जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, dq इक्वल टू होता है dh, dq इक्वल टू होता है dh, और dh होता है आइडियल गैस के लिए Cp dt। तो आपको एंट्रोपी निकालना है, तो एंट्रोपी क्या होता है, dq बाई टी, तो आप सारे टर्म में t से डिवाइड करोगे, तो Cp dt बाई टी, फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे 1 से 2, 1 से 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा s इक्वल टू Cp ln T2 बाई T1। तो यहां से ये ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में देखो ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक में तो P2 इक्वल टू P1 हो गया, तो ये रेशियो हो गया 1, और ln 1 का 0 होता है, तो बच गया डेल्टा S इक्वल टू Cp dt। इसी तरह से अगर आप आइसोथर्मल में निकालना चाह रहे हो, तीसरा नंबर फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देख लो, इसी में लगा दो आप। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, अगर फर्स्ट लॉ लगाओगे तो du इक्वल टू dq प्लस dw, डी क्यू माइनस dw।
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, तो du जीरो हो जाएगा क्योंकि d होता है cv dt, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du जीरो क्योंकि dt जीरो, तो यहां से क्या हो जाएगा dq इक्वल टू dw हो जाएगा, और dw क्या होता है pdv। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है dq बाई टी, तो t से आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा ds, यह है p बाई टी dv। और आइडियल गैस के लिए क्या होता है pv इक्वल टू आर टी, ऐसा मैंने पहले भी किया था, तो यहां से p बाई टी क्या हो जाएगा r बाई v, तो यहां पे क्या होगा r बाई v dv। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा ds इंटीग्रेशन 1 to 2, और ये हो जाएगा r ln dv बाई v, ये हो जाएगा 1 से 2 का इंटीग्रेशन r ln v2 बाई v1। तो चाहे ऐसे निकालो या फिर कहां गया ये वाला फॉर्मूला, देखो इस वाले फॉर्मूले में जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि T1 इक्वल टू T2, तो ln1 जीरो, सो R ln V2 बाई V1। और अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो देखो डेल्टा S क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, पहला वाला टर्म आइसोथर्मल के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस R ln P2 बाई P1, माइनस R ln P2 बाई P1। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे प्लस आर और यहां पे माइनस आर क्यों आ रहा है, उसका कारण यह है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर आप पीवी इक्वल टू आर टी लिखोगे, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू हो गया कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और आर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो इसका मतलब ये हुआ कि V2 बाई V1 अगर आप लिखो तो ये हो जाएगा P1 बाई P2। तो इस कारण से देखो V2 बाई V1 क्या है, P1 बाई P2, यहां पे V2 बाई V1 है, यहां पे है P2 बाई P1, है ना, इस कारण से माइनस आ गया है, क्योंकि अगर ln ले लोगे आप, सो ln V2 बाई V1 क्या होगा, ln P1 बाई P2 होगा, और यहां पे क्या है ln P2 बाई P1, इसीलिए माइनस आ गया। तो ये हो गया आइसोथर्मल के लिए। अब एक और प्रोसेस बच गया आपका आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें अगर निकालें तो रिवर्सिबल आइडियाबेटिक में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होता, तो dq इक्वल टू जीरो, सो इन दैट केस ds इक्वल टू व्हाट, dq बाई t, ये जीरो है तो जीरो, तो मतलब एंट्रोपी जो होता है चेंज आइडियाबेटिक में जीरो होता है, मतलब डेल्टा एस जीरो हुआ, तो इसीलिए अगर प्रोसेस रिवर्सिबल आइडियाबेटिक है तो उसको कहते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये हो गया एंट्रोपी चेंज ऑफ रिवर्सिबल आइडियाबेटिक। अब एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका फेस चेंज के लिए, जब मान लो कोई भी सब्सटेंस जिसका फेस चेंज हो जाए तो उसके लिए एंट्रोपी कैसे निकलेगा। तो इसमें बहुत आसान है, फॉर फेस चेंज अगर मान लो कि सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, या फिर लिक्विड से वेपर हो रहा है, या फिर सॉलिड से वेपर हो रहा है, मतलब कहीं भी फेस चेंज हो रहा है, तो उस केस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम जानते हैं कि वही देखो एंट्रोपी चेंज निकालना है तो यही से स्टार्ट करना है, ds इक्वल टू dq बाई टी, है ना। अब हम समझते हैं कि जब फेस चेंज होता है तो उसमें जो हीट सप्लाई होता है वो होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो मान लो कि अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, या फिर लिक्विड से वेपर में जा रहा है, या फिर सॉलिड से वेपर में जा रहा है, उल्टा भी हो सकता है कि लिक्विड से सॉलिड में जाए, वेपर से लिक्विड में आए, वेपर से सॉलिड में आए, तो इस केस में क्या होता है, जो हीट इंटरेक्शन है वो होगा आपका लेटेंट हीट के बराबर, लेटेंट हीट के बराबर। तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब लिक्विड से वेपर में जाएगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब सॉलिड से वेपर में जाएगा तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो चाहे फ्यूजन हो, चाहे वेपोराइजेशन हो, चाहे सब्लिमेशन हो, सब में लेटेंट हीट आ रहा है, सबका वैल्यू अलग अलग होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू, सब्लिमेशन का वैल्यू, सबका वैल्यू अलग अलग होता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, लेकिन जो हीट इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट। तो उस केस में dq हो गया लेटेंट हीट, तो आपका
अगर इसको इंटीग्रेट कर दें हम तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी। तो हीट, लेटेंट हीट अगर इन्वॉल्व हो तो dq क्या होता है, q होता है मास इंटू लेटेंट हीट, तो ये क्या हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट बाई टेम्परेचर, और ये हो जाएगा डेल्टा एस। ये है एंट्रोपी चेंज फॉर एनी फेस चेंज, जहां पे लेमडा क्या है, लेटेंट हीट। तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसको यूज करके हम कोई भी एंट्रोपी निकाल सकते हैं, वो बहुत सिंपल है। बस आपको याद करना है सिर्फ दो फॉर्मूला, इसी दो फॉर्मूला को यूज करके आप एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस का, किसी भी सिस्टम का कैसे भी हो रहा है तो आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। और जो फॉर्मूला है वो ये है कि ds इक्वल टू dq बाई टी, या फिर अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी। और जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा है, अगर आप चाहो तो याद करो, ना चाहो तो डिराइव करो। जो हमने डिराइव करा है वो ये है कि डेल्टा एस ऑफ आइडियल गैस, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा CV, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में था तो CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1, और यही था CP के टर्म में CP ln T2 बाई T1 माइनस R ln P2 बाई P1, यही आपको याद करना है। और डेल्टा एस फॉर फेस चेंज, एंट्रोपी अगर फेस चेंज होगा तो क्या होगा, मास इंटू लेटेंट हीट बाय टेम्परेचर। तो ये तीनों फॉर्मूला आप यूज करोगे और इसको किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हैं। अगर आइसोथर्मल है तो ये वाला टर्म जीरो या ये वाला टर्म जीरो, आइडियाबेटिक है तो तब तो एंट्रोपी जो है वो जीरो हो जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको। आइसोबारिक है तो ये वाला टर्म जीरो, आइसोथर्मल है तो ये वाला टर्म जीरो, आइसोकोरिक है तो ये वाला टर्म जीरो। मतलब फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज का बस यही है। अगर मान लो कि लिक्विड फेज में एंट्रोपी चेंज हो रहा है तो देखो कि हीट जो है वो कितना सप्लाई हो रहा है। जैसे मान लो कि फॉर लिक्विड और सॉलिड फेज निकालना है, देखो वेपर फेज में तो आप आइडियल गैस वाला लगा दोगे ये वाला, लेकिन अगर आपको सॉलिड और लिक्विड फेज का निकालना है तो फॉर्मूला यही होगा ds इक्वल टू dq बाई टी। लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड फेज में सिस्टम है और अगर टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है तो dq हमेशा क्या होता है, मास इंटू हीट कैपेसिटी इंटू dt, और इसको T से डिवाइड कर दोगे और फिर इसको कर दोगे इंटीग्रेट 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस, और ये हो जाएगा मास बाहर आ जाएगा, Cp भी बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन dt बाई टी, तो ये हो जाएगा ln T2 बाई T1। अगर ये मोल के टर्म में निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल इंटू Cp ln T2 बाई T1। लिक्विड और सॉलिड फेज के लिए क्या होता है कि Cp और Cv जो है वो लगभग बराबर होता है, तो आप यहां पे हीट कैपेसिटी Cp Cv कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन गैस के लिए Cp Cv अलग होता है, तो उस केस में देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और आप फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आपको याद बस यही करना है। आप देखोगे तो ये वाला भी जो फॉर्मूला है अगर आप 1 किलोग्राम के लिए लगाएं तो Cp ln T2 बाई T1 ही, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड में नॉर्मली प्रेशर का चेंज नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर का चेंज होता है। तो बस यही सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और इसी को यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं एंट्रोपी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट एंट्रोपी के क्लियर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेंट्स ऑफ अ लार्ज टेम्परेचर बाथ is continuously stirred at 100 degree C using a 200 watt paddle wheel. Find the entropy change of the bath in 1 second. अब एंट्रोपी का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बस इन 4 फॉर्मूलों से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, जस्ट हमने एक कॉर्नर में लिख दिया है। इसी चारों फॉर्मूला को हम यूज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एंट्रोपी का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट है एंट्रोपी का डेफिनेशन, डेल्टा एस इक्वल टू dq r बाई टी। सेकेंड है एंट्रोपी चेंज फॉर ड्यू टू टेम्परेचर, ये प्रेशर कांस्टेंट पे होता है और ये सॉलिड और लिक्विड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये है डेल्टा एस इक्वल टू m इंटू Cp
इंटू ln T2 बाई T1। यहाँ पे Cp की जगह पे Cv भी डाल सकते हैं अगर दिया हो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का Cp और Cv बराबर है। ये आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला है जो हमने 1 मोल के लिए ड्राइव करा था। इसमें आप n मोल के लिए अगर लगाना चाहें तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप m किलोग्राम के लिए लगाना चाहें तो m मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यह है एंट्रोपी फॉर फेज चेंज m इंटू लेटेंट हीट बाई टेम्परेचर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम बनाएंगे एक फोटो। तो ये है एक लार्ज टेम्परेचर बाथ और इसमें है कोई कंटेंट, कुछ भी हो सकता है, पानी वानी कुछ भी हो सकता है। इसको कर दिए एक पैडल व्हील से स्टीयर और इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो है 100 डिग्री सी। तो सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। और इसको हम सप्लाई कर रहे हैं कितना? पैडल व्हील से सप्लाई कर रहे हैं 200 वाट, माने 200 जूल पर सेकेंड। तो हमको निकालना है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द कंटेंट। तो सबसे पहले देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मुझे लगता है कि यही फॉर्मूला यूज कर लो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, कुछ नहीं करना है। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू आर बाई टी। यहां पे डी क्यू आर में आर क्या है? रिवर्सिबल। तो हमको मानना पड़ेगा कि जो स्टीयर कर रहे हैं वो ग्रेजुअली कर रहे हैं, रिवर्सिबल वे में कर रहे हैं। तो अज्यूम कर लो, अज्यूमिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। तो डेल्टा एस क्या हो गया? हीट ट्रांसफर बाय टेम्परेचर। अगर इसको इंटीग्रेट भी करेंगे क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफर रेट, तो ये कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रल अब हट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पे Q बाई टी। ठीक है, क्यू आर या क्यू लिखो एक ही बात, Q बाई टी। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करना है हमको। तो Q क्या है? 200 वाट। तो वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, है ना। लेकिन हीट ट्रांसफर का जो यूनिट होता है Q का वो होता है जूल या किलो जूल। तो इसको हमको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमको एंट्रोपी चेंज 1 सेकेंड में निकालना है, तो 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया आपका Q और इसको डिवाइड कर दो टेम्परेचर से 373 केल्विन। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 200 बाई 373 अराउंड आधा से थोड़ा कम 0.536 जूल पर केल्विन। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है सेकंड क्वेश्चन एंट्रोपी का। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 90 कर दिए, एट कांस्टेंट प्रेशर बाय प्लेसिंग ऑन अ हॉट प्लेट। Cp ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। फाइंड एंट्रोपी चेंज। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखो जरा इसमें से, सॉलिड और लिक्विड के लिए यही वाला फॉर्मूला है, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इक्वल टू m Cp ln T2 बाई T1। ये कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और यहां भी क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो बस वैल्यू पुट करना है। मास कितना है? मास है 1 किलोग्राम। Cp कितना है वाटर का? 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन ln T2। टी फाइनल है हमारा 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 हो जाएगा 90 प्लस 273। याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले टेम्परेचर को हमेशा आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे। तो ये हो जाएगा आपका 363 केल्विन और T1 है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये हो जाएगा आपका 303 केल्विन। बस वैल्यू पुट करो। T2 इज 363 बाई 303। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4.2 ln दिस पॉइंट कितना है? 0.759 किलो जूल पर केल्विन। यही है आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब यह है तीसरा क्वेश्चन। द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2256 किलोजूल पर किलोग्राम। Calculate the entropy change when 5 किलोग्राम of liquid water is completely vaporized at 100 डिग्री C। मतलब हमारे पास लिक्विड वाटर होगा किसी कंटेनर में 5 किलोग्राम, इसको हीट सप्लाई करेंगे, लेटेंट हीट, और ये पूरी तरह से बन जाएगा वेपर, और टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 373 केल्विन। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं? फेस चेंज हो रहा है ना, यहां पे देखो लिक्विड से ये वेपर बन रहा है कंप्लीटली, और लेटेंट हीट दिया हुआ है
2256 किलो जूल पर किलोग्राम। तो लेटेंट हीट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5 किलोग्राम, टेम्परेचर है कांस्टेंट 373, तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लास्ट वाला। डेल्टा एस इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट बाई टेम्परेचर, जस्ट वैल्यू पुट करो, मास इज 5 किलोग्राम और ये है आपका 2256 डिवाइडेड बाई 373। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये आएगा 30.24 किलो जूल पर केल्विन। हो गया आंसर। तो एंट्रोपी के क्वेश्चन बहुत आसान आसान आते हैं। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। अ लंप ऑफ स्टील ऑफ मास 10 किलोग्राम at 627 degree centigrade is dropped in 100 kilogram of oil at 30 degree C. Find the entropy change of the steel, oil and the universe. CP दिया हुआ है ऑयल का और स्टील का। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन बहुत आसान भी है। सबसे पहले हमको स्कीमेटिक ड्रॉ करना है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले फिगर बनाओ। तो ये क्या है? ये है हमारा ऑयल, इसमें रख दिया हमने ऑयल, ठीक है। और इसका मास कितना है? मास ऑफ ऑयल दिया हुआ है 100 किलोग्राम, है ना। और इसका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर ऑयल का, वो है आपका कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपका 30 प्लस 273, सो 303 केल्विन। इसमें हमने क्या किया? इसमें डाल दिया स्टील का लंप, जो कि बहुत ही गर्म है 627 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मान लो कि ये है स्टील का लंप, स्टील, और इसको हमने डाल दिया इसमें। स्टील का मास दिया हुआ है, मास ऑफ स्टील ये दिया हुआ है 10 किलोग्राम, और इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है स्टील का 627 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना हो जाएगा? 627 प्लस 273, तो 73 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 700 और प्लस 200 तो 900 केल्विन, 900 केल्विन, और ये है 303 केल्विन। दोनों का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है सीपी, और हमको टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो देखो क्या होगा जब आप गर्म स्टील को ठंडे ऑयल में डालोगे, क्योंकि देखो स्टील गर्म है 900 केल्विन पे और ये ऑयल है 300 केल्विन पे। तो जब आप गर्म चीज को ठंडे में डालोगे तो क्या होगा? कुछ देर के बाद ये जो गर्म है वो ठंडा होना स्टार्ट होगा और जो ठंडा है वो गर्म होना स्टार्ट होगा, और फाइनली क्या होगा? दोनों एक इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये होगा ठंडा और ये होगा गर्म, और फाइनली ऑयल का और स्टील का टेम्परेचर बराबर होगा। तो वो टेम्परेचर हमको निकालना पड़ेगा, तभी हम स्टील का और ऑयल का दोनों का अलग अलग एंट्रोपी निकाल पाएंगे। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? सॉलिड और लिक्विड के लिए ये वाला फॉर्मूला है। ऑयल लिक्विड है, स्टील सॉलिड है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिसमें T2/T1 आ रहा है। देख रहे हो, मास तो है, सीपी भी है। T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर। किसका? फाइनल टेम्परेचर स्टील का और ऑयल का निकालना है, कि जब हम दोनों को मिला दिए कुछ देर के बाद दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम कर देंगे एनर्जी बैलेंस। होगा क्या कि जितना एनर्जी ये लॉस करेगा स्टील, उतना ही एनर्जी ये ऑयल गेन करेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनर्जी बैलेंस लगा देंगे, एनर्जी बैलेंस फॉर द सिस्टम। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट T इज द फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि आप जब दोनों को मिक्स करोगे तो स्टील होगा ठंडा और ऑयल होगा गर्म, और फाइनली दोनों का एक फाइनल टेम्परेचर आएगा जो दोनों के लिए बराबर होगा। तो मान लेते हैं वो टेम्परेचर जो है वो है T, फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टील प्लस ऑयल, दोनों का जो टेम्परेचर है वो है आपका T। तो एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, तो एनर्जी बैलेंस क्या होगा कि हीट लॉस्ट, ये लॉस करेगा हीट क्योंकि ठंडा होगा और ये गर्म होगा, तो हीट लॉस्ट बाय स्टील इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ऑयल। सो हीट लिखो चाहे एनर्जी लिखो, एनर्जी लॉस्ट बाय स्टील इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय ऑयल। अब एनर्जी लॉस्ट बाय स्टील क्या होगा वो निकालो। तो मास ऑफ स्टील इंटू सीपी ऑफ स्टील, सीपी ऑफ स्टील इंटू
फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टील, तो फाइनल टेम्परेचर तो दोनों का बराबर T के बराबर है, तो T माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्टील कितना है 900 केल्विन, है ना। लेकिन ये देखो ये टेम्परेचर 900 से कम होगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहां पे 900 माइनस टी कर देंगे जिससे कि ये भी हो जाए पॉजिटिव, क्योंकि हम दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर रहे हैं ना, इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और एनर्जी गेन्ड बाय ऑयल कितना होगा, एनर्जी गेन्ड बाय ऑयल होगा मास ऑफ ऑयल इंटू सीपी ऑफ ऑयल इंटू फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि ऑयल अब गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर फाइनल ज्यादा होगा, तो T माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑयल TO दैट इज 303। अब अगर आप यहां सारा वैल्यू पुट कर दोगे तो मास ऑफ स्टील है तुम्हारा कितना 10 किलोग्राम, सीपी ऑफ स्टील है 0.5 और ये है 900 इंटू टी इक्वल टू मास ऑफ ऑयल कितना है 100, सीपी ऑफ ऑयल कितना है 3.5 इंटू टी माइनस 303। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर का वैल्यू कितना आएगा, ये देखो इन दोनों के बीच में आएगा 900 और 300 केल्विन के बीच में आएगा, और ये वैल्यू आ रहा है हमारा 320 केल्विन, 320 केल्विन के आसपास। ये हो गया आपका टेम्परेचर ऑफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ स्टील और ऑयल दोनों का। अब निकालना है हमको एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला तो हमारा यही है सॉलिड और लिक्विड के लिए, तो पहले निकालो एंट्रोपी चेंज ऑफ किसका निकालें, स्टील का निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ स्टील इंटू सीपी ऑफ स्टील इंटू ln टी फाइनल ऑफ स्टील बाई टी इनिशियल ऑफ स्टील कितना है TS। तो बस वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ स्टील कितना है, मास ऑफ स्टील इज 10, सीपी ऑफ स्टील इज 0.5 इंटू ln टी फाइनल है आपका 320 एंड टी इनिशियल है आपका स्टील का 900 केल्विन। तो इसको सॉल्व करके निकालो, ये आएगा माइनस में क्योंकि देखो ये कम है ज्यादा है, तो इसका वैल्यू आएगा आपका स्टील का निकल के आएगा आपका माइनस 5.16 किलो जूल पर केल्विन। इसी तरह से आपको अब ऑयल का निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा एस ऑफ ऑयल, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है मास ऑफ ऑयल इंटू सीपी ऑफ ऑयल इंटू ln टी फाइनल बाई टी ऑफ ऑयल, सब वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ ऑयल कितना है 100, सीपी है 3.5 इंटू ln टी फाइनल है आपका 320, टी इनिशियल है आपका 303। ये पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि देखो स्टील हो रहा है ठंडा तो एंट्रोपी कम होगा, ऑयल हो रहा है गर्म तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू आ रहा है हमारा 19.58 किलो जूल पर केल्विन। तो स्टील का निकल गया, ऑयल का निकल गया, ये दोनों आंसर हो गया। फाइनली क्या निकालना है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, सो डेल्टा एस टोटल क्या होगा एंट्रोपी ऑफ स्टील प्लस एंट्रोपी ऑफ ऑयल, एंट्रोपी चेंज ऑफ स्टील प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ ऑयल, दोनों वैल्यू को ऐड कर दो तो 19.58 और ये है माइनस 5.16, तो माइनस 5.16 प्लस 19.58, तो ये होना चाहिए 14.58 माइनस 16 42 किलो जूल पर केल्विन। ये हो गया आपका डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस फाइनल। तो यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ये है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन एंट्रोपी पे। 2 kilogram of ice at minus 10 degree centigrade is heated at constant pressure of 1 atmosphere in a closed system to form superheated vapor, मतलब आइस से बन रहा है वेपर -10 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड टोटल एंट्रोपी चेंज। आइस से जब वेपर बना तो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हुआ वो निकालना है। सीपी ऑफ आइस दिया हुआ है, सीपी ऑफ स्टीम दिया हुआ है 2.1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, सीपी ऑफ लिक्विड वाटर दिया हुआ है 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 335,
और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है आपका वाटर का 2256 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम अगर आप समझ गए तो एंट्रोपी के कोई भी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके एंट्रोपी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्कीमेटिक। हमारा एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें हमने रख दिया है 2 किलोग्राम आइस, मास है 2 किलोग्राम, और इसको हम सप्लाई कर रहे हैं हीट, और ये बन गया आपका वेपर। तो आइस से डायरेक्ट वेपर तो बनेगा नहीं, यहां क्या होगा, आइस से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड वाटर पानी बनेगा, और फिर वो वेपर बनेगा। देखो कैसे बनेगा। और पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा गया है 1 एटमॉस्फेयर, है ना। देखो होगा क्या, सबसे पहले हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट है आइस, ये है आपका आइस, कितना पे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे, आइस को हीट सप्लाई करोगे आइस को, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये -10 से आइस ही जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। ये जो हीट सप्लाई होगा, यहां पे कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो इस हीट को हम कहते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, जो हीट आपका टेम्परेचर बढ़ाता है उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। तो -10 से आइस अब 0 पे पहुंच गया, यहां तक ये आइस ही है, बर्फ ही है। अब अगर आप फिर से हीट सप्लाई करोगे तो अब क्या होगा कि आइस का मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, आइस धीरे धीरे वाटर बनना स्टार्ट करेगा, और फाइनली आइस पूरी तरह से वाटर बन जाएगा। और इस केस में टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। मतलब आइस जो है अब यहां से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब ये फेस चेंज स्टार्ट होगा, और पूरा आइस सॉलिड जो है पूरा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां जो हीट सप्लाई होगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जब हमारे पास 0 डिग्री सी पे पूरी तरह से हमारे पास पानी बन गया, अब अगर आप इसको फर्दर हीट सप्लाई करोगे तो अब क्या होगा, लिक्विड वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी धीरे धीरे गर्म होगा, और पानी ही लिक्विड फेज में ही ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। और यहां भी क्या होगा, जो हीट सप्लाई होगा वो होगा सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट। अब क्या होगा कि जब वाटर 100 डिग्री सी पे पहुंच जाएगा, और अगर आप फिर से इसको हीट सप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा वाटर का वेपर। यहां से वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा और ये बन जाएगा वेपर, सैचुरेटेड वेपर। और वेपोराइजेशन भी, जैसे मेल्टिंग आपका कांस्टेंट टेम्परेचर 0 पे हुआ था, वेपोराइजेशन भी कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। वाटर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, पूरी तरह से लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट रहेगा, और ये पूरा फेस चेंज होगा। और यहां पे जो लेटेंट हीट सप्लाई होगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमारे पास है वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे तो फिर क्या होगा कि वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और हमको कहां तक पहुंचना है, 150 तक, -10 से 150 तक। तो ये बनेगा सुपर हीटेड वेपर। हीटेड वेपर एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, और यहां पे जो हीट सप्लाई होगा वो भी है आपका सेंसिबल हीट ही। सेंसिबल हीट सप्लाई होगा 100 से 150 तक। तो इसी तरह से क्या होगा कि आइस -10 से 150 तक पहुंचेगा।
अब एक चीज और, अब ये सेंसिबल हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, ये जो आइस है वो आइस मेल्टिंग आइस है, और ये यहाँ पे आपका 0 डिग्री से आइस पहुंच गया, सैचुरेट हो गया। ये है आपका वाटर, तो इस वाटर को कहते हैं सब कूल्ड वाटर। यहाँ पे जब वाटर पहुंचता है तो कहते हैं सैचुरेटेड वाटर। ये जो वेपर है आपका 100 डिग्री सी पे वो है सैचुरेटेड वेपर, और ये जो वेपर है आपका वो है सुपर हीटेड वेपर। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इज सब कूल्ड लिक्विड, व्हाट इज सैचुरेटेड लिक्विड, व्हाट इज सैचुरेटेड वेपर एंड व्हाट इज सुपर हीटेड वेपर। उस वीडियो को आप देखना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हमको पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो देखो कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे। ये तो पहला स्टेप है, जब आइस -10 से 0 पहुंचा तो मान लो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हो गया डेल्टा S1। फिर 0 से 0 पे ही जब फेस चेंज हुआ तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हो गया डेल्टा S2, यहाँ पे हो गया डेल्टा S3, यहाँ पे हो गया डेल्टा S4, यहाँ पे हो गया डेल्टा S5। तो हर स्टेप का अलग अलग हमको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली द टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा वो सबका सम होगा, सबको ऐड कर देंगे। तो अब एक एक करके हम एंट्रोपी चेंज निकालते हैं हर स्टेप का। तो फर्स्ट क्या है, एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1। ये क्या होगा, ये होगा आपका एंट्रोपी चेंज जब आइस -10 से 0 पे जा रहा है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, ये सेंसिबल हीट सॉलिड और लिक्विड के लिए हम कौन सा लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, मास इंटू Cp इंटू ln/T2/T1। सो मास इंटू Cp, लेकिन ये क्या है आइस, तो Cp ऑफ आइस इंटू ln/T2 ये वाला, और ये T1। तो ln/T2 कितना होगा, ये टेम्परेचर कितना है, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273, और T1 कितना है -10 मतलब 263। अब सारे वैल्यू आप पुट कर दो, मास है 2 किलोग्राम, Cp ऑफ आइस है आपका 2.1, और ये है आपका ln 273/263। ये वैल्यू निकाल के आप निकाल लो, यूनिट होगा किलो जूल पर केल्विन। दूसरा डेल्टा S2 क्या है, जब फेस चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या होगा, डेल्टा S2 हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो मास है आपका वही 2 किलोग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपका 335, और आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है 0, सो 273। ये भी आप निकाल लो, इसका भी यूनिट होगा, जो भी वैल्यू निकलेगा किलो जूल पर किलोग्राम। तीसरा है क्या, डेल्टा S3, फिर से जब वाटर लिक्विड वाटर 0 से 100 पे जा रहा है ना, तो यहां भी क्या है सेंसिबल हीट फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो मास वही, मास 2 किलोग्राम, यहां पे जो Cp है वो होगा Cp ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर के लिए लग रहा है। तो वाटर का Cp हमारा दिया हुआ है देखो 4.2, सो 2 इंटू 4.2 इंटू ln T फाइनल, वाटर कहां तक जा रहा है 100 तक, तो 100 कितना है 373 केल्विन, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ये भी वैल्यू निकाल लो, आंसर आएगा किलो जूल पर किलोग्राम में। फिर डेल्टा S4 निकाल लो, ये क्या हो रहा है आपका, फिर से वाटर लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाय कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मास है 2 किलोग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 2256, और ये कितने टेम्परेचर पे हो रहा है 100 पे, तो 100 कितना है 373 केल्विन। ये भी निकाल लो किलो जूल पर किलोग्राम। और फाइनली डेल्टा S5 निकलेगा, जब ये वेपर के लिए जैसे आपने वाटर के लिए निकाला है ये वाला, उसी तरह से निकलेगा। तो मास तो वही है। अब Cp, अब वेपर का Cp यूज करेंगे, स्टीम का Cp 2.1 ln T फाइनल कितना है 150, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होता है 423 केल्विन, और इनिशियल टेम्परेचर है आपका 100, तो 373 केल्विन। तो ये निकल गया आपका एंट्रोपी चेंज डेल्टा S5, ठीक है। ये भी वैल्यू निकाल लो किलो जूल पर केल्विन। अब इन पांचों वैल्यू को जो आपने निकाला है आइस का, फिर लेटेंट हीट वाला,
फिर ये वाला और ये वाला सबको ऐड कर दो, तो डेल्टा एस टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5, सबको ऐड कर दो और निकाल लो, ये हो जाएगा डेल्टा एस टोटल। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो एंट्रोपी के सारे कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में बता दिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।